वेलकम टू दिस बीपीएससी मेन सीरीज। हम यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मेनेस। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और इन सेकेंड वी हैव टू टेल अबाउट सम इनोवेटिव मेजर्स। तो आई प्रिज्यूम कि आप सबको पता होगा कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। से फॉर एग्जांपल, if I have 1 acre of land and this 1 acre of land is producing 100 kg of wheat, okay? अगर मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, so what I can do is that I need to increase the land area, और इस लैंड एरिया को इंक्रीज करके मैं यहां से 200 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि यू आर यूटिलाइजिंग द सेम रिसोर्स एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। यानी कि मैं विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इस सेम 1 एकड़ ऑफ लैंड से 200 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, देन आई कैन से दैट प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। तो यही हमें बात करना है कि विच आर द फैक्टर्स which have contributed to the production and productivity of agricultural land in India. तो अगेन जैसा कि मैं अपने सारे क्लासेस में आपको बताता हूं, जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और रादर आंसर which tells you about gist of the question। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और इन अ वे योर इंट्रोडक्शन शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट what you are going to write in the body। Getting the point? अब आप यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो कि जनरली इकोनॉमी को पर्टेन करता है, what we should try to do is that we should try to start our introduction using a factoid। यानी कि हमें कुछ फैक्ट, कुछ डेटा सेट्स या फिर कुछ केस स्टडी से स्टार्ट करना चाहिए। और इकोनॉमी में आई विल रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद द फैक्ट। ओके, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि दो एग्रीकल्चर still contributes around 14% to the GDP, still it is the source of employment to more than 50% of the population. So it becomes very important for us to improve the productivity of agricultural land so that we can increase the per capita income of the farmers। यहां पे आप एक और फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी इंक्रीमेंट translates to decreasing in poverty and welfare of the people। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे ये रीजन है कि बेसिकली एग्रीकल्चर इज द परस्यूट ऑफ पीपल ऑफ रूरल एरियाज। आप सब अग्री कर रहे हैं? एंड स्टिल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 68% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन द रूरल एरियाज। सो दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन। गेटिंग द पॉइंट? अब हम आगे आते हैं बॉडी पार्ट में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? तो सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स। हाउ फिजिकल फैक्टर्स? सी, इन फिजिकल फैक्टर्स दिस इज द टेरेन, दिस इज द टोपोग्राफी, गेटिंग द पॉइंट, क्लाइमेट, सॉइल, ये सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, राइस जो है ना, इट नीड्स अ लेवल फील्ड, इसको एक प्लेन फील्ड चाहिए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और टी जो है उसको एक अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी यानी कि एक हिली एरिया वाला टोपोग्राफी चाहिए। इसीलिए आप देखो कि जो टी है वो हम ग्रो करते हैं दार्जिलिंग वाले एरिया में, या वहां जहां पे वी हैव स्मॉल स्लोप्स। ठीक है, स्मॉल स्लोप्स। गेटिंग द पॉइंट? तो पहला फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर। दूसरा है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर। अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, हम यहाँ डील कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। गेटिंग द पॉइंट? अब आप देखो यहाँ पे क्लाइमेट जो है ना, ये डिटरमाइन करता है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा। गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव खरीफ क्रॉप जो कि हम समर सीजन में सो करते हैं, वी हैव द राबी क्रॉप जो हम विंटर सीजन में सो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट। खरीफ का एग्जाम्पल ले लो राइस, एंड ऑल्सो वी हैव द ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से हमने डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद कुछ कुछ एरिया जो है जो कि ड्राई एरियाज होते हैं या जहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है, तो हम वहां पे वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाते हैं। वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप, से फॉर एग्जांपल इन एरियाज ऑफ मराठवाड़ा,
in areas of Saurashtra or in the dry areas of Haryana. We grow crops like jawar, bajra, like these. Okay. तीसरा देखो आप, precipitation also plays a very important role. Precipitation plays a very important role in the growing pattern. बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न से ज्यादा वहां पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल राइस जो है, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. अगर हम राइस को वेस्ट बंगाल में ग्रो कर रहे हैं तो ये एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में भी ग्रो करेगा और इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होगी. लेकिन वही अगर हम राइस को ग्रो कर रहे हैं पंजाब में, तो पंजाब में बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कराते हैं. तो दो हमें लगेगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी वहां पे कम होती है. गेटिंग द पॉइंट. चलिए अब हम तीसरे फैक्टर की तरफ देखते हैं. तीसरा फैक्टर है, देखिए जब भी आप कोई आंसर लिखे ना, ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस. जितने भी डायमेंशंस आपको पता है आपको सारे डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करना. ठीक है. अभी तक हमने देखा है फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर. तीसरा देखो आप, इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आता है, ऑल दोज क्रॉप्स विच आर हाई इन डिमांड. ठीक है. सो फार्मर्स ट्रेंड टू ग्रो देम. फार्मर्स उनको ग्रो करते हैं. गेटिंग द पॉइंट. इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अर्लियर जूट जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में ग्रो किया जाता था, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो जूट बैग्स हैं उनकी डिमांड घट गई क्योंकि प्लास्टिक बैग्स मार्केट में आ गए और अल्टीमेटली फार्मर्स ने इनको उगाना कम कर दिया. बंद तो नहीं किया, कम कर दिया है. तो इसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया है. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद सेकंड देखो, द एबिलिटी ऑफ द क्रॉप टू प्रोवाइड इफेक्टिव रेम्यूनरेशन. वैसे क्रॉप्स जो कि अच्छा रेम्यूनरेशन देते हैं फार्मर्स को, फार्मर्स उनको उगाने की कोशिश करते हैं. अगेन आप यहाँ पे दो एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया जो है ना, दिस इज अ पुअर नेशन. आज भी हम यहाँ पे फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखते हैं. स्टिल जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया. अब नाम से ही क्लियर है, कैश क्रॉप्स मतलब वैसे क्रॉप्स जो कि बेसिकली कमर्शियल इन नेचर होते हैं. ये सेल्फ कंजम्पशन से ज्यादा मार्केट में सेल के लिए उगाए जाते हैं. तो फार्मर्स जो है वो कैश क्रॉप्स को उगाना चाहिए. इससे क्या होगा कि कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली फूड प्रोडक्शन जो है या फिर फूड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल लो आप, राइस. राइस इज ग्रोन इन पंजाब, जबकि पंजाब में ना वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वाटर. तो और राइस जो है ये एक वाटर गल्पिंग क्रॉप है. राइस इज अ वाटर गल्पिंग क्रॉप. लेकिन पंजाब में तो लोग राइस उगा रहे हैं, तो जिसके चलते उसका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आ रहा है और यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके बाद भी पंजाब में राइस क्यों उगाया जा रहा है. तो रीजन ये है कि पंजाब में राइस इज अ रेम्यूनरेटिव क्रॉप. ठीक है, यहाँ पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके चलते कि लोग वहां पे राइस को उगा रहे हैं. ठीक है. चलो चौथा फैक्टर देखो आप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरीके से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है. तो यहाँ पे देखो आप, एमएसपी रिजाइन. मुझे पता है कि आप लोगों को, आई प्रिज्यूम कि आपको पता है एमएसपी क्या होता है. एमएसपी इज द मिनिमम प्राइस और एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो इसका मतलब क्या होता है, आप सिंपली इसको समझो. सोइंग सीजन से पहले, बिफोर द सोइंग सीजन, गवर्नमेंट एक रेट अनाउंस करती है. ठीक है, और गवर्नमेंट जाके फार्मर्स को बोलती है कि आप जाके अपने क्रॉप्स को ओपन मार्केट में सेल करो. लेकिन अगर कोई उनको ओपन मार्केट से नहीं ले रहा है तो आप ये आके हमको सेल कर दो इस रेट और इस रेट पे. ठीक है, और ये जो रेट है इसे हम कहते हैं एमएसपी. तो बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में फार्मर्स को अपने क्रॉप का रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलता है. अगेन इसके पीछे के दो रीजन है, आप यहाँ पे अप्रिशिएट करना इसको. मान के चलो आप कि किसी साल बम्पर क्रॉपिंग हो गई है. बम्पर क्रॉपिंग, तो बम्पर क्रॉपिंग होने के चलते डिमांड तो उतना ही है लेकिन सप्लाई बढ़ गया है. अब डिमांड अगर सेम है और सप्लाई इंक्रीज हो गया है तो हमें क्या पता है कि प्राइस कम हो जाता है. तो फार्मर्स को कम प्राइस मिलेगा उनके गुड्स के लिए. अब आप देखो कि अगर ये ईयर 2021 है जहां फार्मर्स को अपने गुड्स के लिए कम प्राइस मिला, अपने क्रॉप्स के लिए कम प्राइस मिला है, तो वो नेक्स्ट ईयर 2022 में प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे. प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे. यार क्या फायदा ये उगाने से, हमको फायदा तो होता नहीं है. गेटिंग द पॉइंट. तो इस बार क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा लेकिन डिमांड तो उतना ही है. डिमांड इज कांस्टेंट. तो यहां पे प्राइस इज गोइंग टू राइज.
अब जब फार्मर्स देखेंगे कि इस साल प्राइस बढ़ गया है, तो वो 2022 में अगेन बम्पर क्रॉपिंग करेंगे, और ये साइकिल जो है ये चलते ही जाएगा। तो कई बार इस साइकिल से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी को अनाउंस करती है, लेकिन एमएसपी अपने आप में एक स्क्यूड पैटर्न क्रिएट कर देता है, स्क्यूड पैटर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमएसपी क्या कर रहा है कि एमएसपी इज फेवरिंग सम क्रॉप्स। जैसे देखो, वैसे तो एमएसपी 20+ क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, लेकिन एमएसपी जो है वो जनरली वीट और राइस की तरफ बायस्ड, यानी वीट और राइस में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट। एमएसपी इज बोथ क्रॉप स्क्यूड एंड रीजन स्क्यूड। क्लियर हो रहा है? और जो आखिरी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, दैट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, यहां देखो आप। कई सारे लोग हैं हु ट्रीट एग्रीकल्चर नॉट टू बी अ नोबल प्रोफेशन। उनको लगता है कि नहीं, दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ इलिटरेट्स, खेती कौन करेगा, तो वो एग्रीकल्चर को छोड़ के या अपने लैंड को छोड़ के शहरों में चले जाते हैं। तो ये इनका लैंड ऐसे फैलो बचा हुआ है। अब फैलो लैंड है तो प्रोडक्शन कम होगी। वहीं ऑपोजिट में, इन रूरल एरियाज, लैंड इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। लैंड जो है वो स्टेटस का सिंबल है, और यहाँ पे द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग मोस्ट क्रॉप, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रॉप्स उगा रहा है, उसका स्टेटस और ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें काम करती हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि रीजन है व्हाई इंडिया हैज लोअर लैंड प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, इसके पीछे का क्या क्या रीजन। सबसे पहले रीजन देखो आप, लैंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड के चलते क्या इशू होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को नहीं यूज कर पाते हैं। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो आप अपने घर के लिए राशन लेके आते हैं, तो आपको घर के लिए चावल लेके आना है। आप अगर एक एक केजी करके चावल लेके आओगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आप एक बार में 50 किलो की बोरी ले आओगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक बार में अगर हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? और दूसरा यहाँ पे रीजन है कि क्योंकि लैंड पार्सल बहुत छोटे हैं, सो वी कैनॉट यूज टेक्नोलॉजी ओवर हियर। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एक छोटा सा फैक्ट याद कर सकते हो कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो कि इंडिया में है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज 1.08 हेक्टर्स। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। अब आप देखो, इसको मैं आपको एग्जाम्प्लीफाई करता हूँ। मान के चलो एक छोटा सा लैंड पार्सल है। इस छोटे से लैंड पार्सल में आपको एक ट्रैक्टर लेके आना है। ट्रैक्टर लेके आना है। अब आप बताओ, ये लैंड पार्सल और ये ट्रैक्टर की जो लेंथ विड्थ है ये सिमिलर है। ये ट्रैक्टर कैसे इस लैंड पार्सल में आएगा और ये यहाँ पे सोइंग का काम करेगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि क्योंकि आज भी बैंक्स जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा नहीं है। दे स्टिल हैव लेस रूरल बैंक्स और लेस proliferation of banks in rural areas. Therefore, the people are dependent on informal sources of credit, money lenders वगैरह वगैरह, जो कि उनसे एक बहुत यूसोरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भले ही उनके पास वन सीजन के लिए दे हैव द फर्टिलाइजर और सीड और इरिगेशन फैसिलिटीज, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में टू रिपे दिस डेट, either they have to sell off a part of their land or either they have to give their land to the money lender himself, जो कि प्रोडक्टिविटी को कम करता है। यहाँ पे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से एक और फेनोमेना है, वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एक और फेनोमेना है, दैट इज आउट माइग्रेशन। तो होता क्या है ना, कि एग्रीकल्चर इज नॉट ए रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज। तो जो फैमिली है उसके बेसिक नीड्स मीट नहीं हो रहे हैं, तो फैमिली के जो मेल मेंबर्स है दे माइग्रेट टू द सिटी एरियाज फॉर अर्निंग। अब पीछे से उनका लैंड जो है या जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अपने वाइफ्स के हाथों में छोड़ के आते हैं। अब क्या है, जो लैंड जो है, दिस इज इन द नेम ऑफ द मेन ऑफ द हाउस, एंड सो द विमेन इज नॉट एबल टू अवेल द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। उनको लोन मिलता नहीं है बैंक से। अगेन अगर उनको लोन नहीं मिला है, देन हाउ इज शी गोइंग टू परचेज द सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स? अगेन प्रोडक्टिविटी कम हो गया। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? फिर उसके बाद में एक और चीज देखो आप, यूसेज ऑफ प्रीवियस सीड। यानी कि ये लोग फार्मर्स में क्या प्रैक्टिस चल रही है अभी, कि ये न्यू सीड्स बाय नहीं करते हैं।
क्यों नहीं बाय करते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर एक रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज नहीं है, और नहीं है तो ये जो प्रीवियस इनके प्रोड्यूस से जो सीड बचा है उसी को यूज करते हैं क्रॉपिंग के लिए, और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो लोअर लॉन्गर रन में कम हो जाती है। चौथा फैक्टर है इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मुझे नहीं लग रहा कि इसको समझाने की जरूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अप्रिशिएट करना, दैट इज मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग मीन्स क्रॉपिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप ईच टाइम। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है मोनोक्रॉपिंग के। सबसे पहले तो एमएसपी डिजाइन जो कि स्क्यूड है वीट और राइस की तरफ। दूसरा है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेटिव, ये रेम्यूनरेटिव है। और तीसरा है सिंपलर टू ग्रो। लेकिन इससे चैलेंज ये है ना कि इन मोनोक्रॉपिंग द क्रॉप्स दे यूटिलाइज सिमिलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट ऑलवेज। जैसे मान के चलो आप एक एक्स क्रॉप है जो कि सॉइल से नाइट्रोजन ले रहा है, तो वो नाइट्रोजन ही लेते जाएगा हमेशा। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या होगा कि आपका जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में डेफिसिट हो गया है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, उसमें एक्सेस हो गया है। तो आपके सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है लॉन्गर रन में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं ऑन व्हाई द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखते हैं और कुछ फैक्टॉइड्स के बारे में देखते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, अब आप देखो, इन गवर्नमेंट स्कीम्स को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज इन द इनोवेटिव वन ऑल्सो, जो उन्होंने इनोवेटिव मेजर्स पूछा है ना, आप उसमें भी यूज कर सकते हो, या आप एक आइसोलेशन में भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आप देखो, मैं दोनों चीजों को रिलेट करूंगा, ये कैसे गवर्नमेंट स्कीम है और कैसे एक इनोवेटिव मेजर। अब आप देखो, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये इनोवेटिव ही तो हुआ। कैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर शुड बी मेड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच। एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच। अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच हम किस तरीके से करेंगे? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक और गवर्नमेंट स्कीम है, क्या नाम है उनका? बताओ। परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखो आप, ये दोनों चीज है, ये गवर्नमेंट स्कीम भी है और ये इनोवेटिव तरीका भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग दो वाज यूज्ड अर्लियर, लेकिन बीच में हमने उसको रिप्लेस कर दिया था ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया तरीका ही है। यहाँ पे आप कुछ बिहार का भी एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया है कि वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड, कैसे आपको यूज करना है, देखो आप, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज। अब एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सब इनोवेटिव मेजर ही तो है। ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी विल यूज वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप। वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप इन एरियाज वेयर ग्राउंड टेबल इज ऑलरेडी लो। जैसे कि हम पंजाब जैसे एरिया में राइस को नहीं ग्रो करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? फिर आप देखो, हमने सॉइल के बारे में बात किया था, तो सॉइल के बारे में एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि हमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। गेटिंग द पॉइंट? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब आप देखो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां देखो आप, सबसे पहले तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स 1950-55 में किए गए थे उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है। जमींदारी तो अबॉलिश हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करना है। लैंड सीलिंग भी कुछ हद तक इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की क्या बात हो रही है, यहाँ देखो आप, हमें लैंड पूलिंग पे काम करना चाहिए। लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग मतलब फार्मर्स जो है वो अपने स्मॉल स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड को एक साथ पूल इन कर लें और यहाँ पे ये फार्मिंग करें। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ये यूटिलाइज कर पाएंगे और इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। गेटिंग द पॉइंट? बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग और लैंड पूलिंग करीबन करीबन एक ही चीज है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरा देखो आप,
डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करना है हमें, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और इसका जो पायनियर है दैट इज कर्नाटक। वाई डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स? बहुत बार क्या होता है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज नहीं है तो पता नहीं चलता है कि किस लैंड का कौन ओनर है। ये केस अल्टीमेटली कोर्ट में जाता है और ये पूरा लैंड जो है ये लिटिगेशन में फंस जाता है। और अगर लिटिगेशन है तो यहाँ किसी किसी भी टाइप की क्रॉपिंग होती नहीं है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब आप देखो गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट किया है, वो स्कीम का नाम है स्वामित्व। यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, ये यहाँ ड्रोन से लैंड रिकॉग्नाइज करते हैं या लैंड पार्सल रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड ओनली। गेटिंग द पॉइंट? ये सब बात समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ कुछ इनोवेटिव मेजर्स है जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सम फैक्ट्स। मैंने आपको बताया था हम सम फैक्ट्स देखेंगे। अब ये आपका विजडम है कि आप इन फैक्ट्स को किस तरीके से अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर। देखो सबसे पहला फैक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022, द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको कि हम जीवीए से डिनोट करते हैं, ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड में एनिमल हस्बेंड्री आ सकता है, ये सब चीजें आती हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में दैट इज 18.8%। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है। तो 2021 में इंडिया ने 308 मिलियन मेट्रिक टन, ये यूनिट है हम जिसमें फूड स्टोरेज को डिनोट करते हैं, मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और फिस्कल ईयर 2021 के एंड में अगर हम आपसे पूछा जाए कि पर हेक्टर कितना इंडिया की फूड प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर, तो दैट इज 2386 पर किलोग्राम पर हेक्टर। ये कुछ कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं और यू कैन ड्रॉप इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। So now let us write what will be the conclusion of this particular question. We have to write that Indian agriculture has got a lot of potential, but due to some social, economic, and institutional reasons, agriculture has been neglected for quite some time now. But with proactive approach of the government and removing the political inertia would go a long way in giving agriculture its due, which it has been requiring for quite some time now. एक आप यहाँ पे ये भी चीज लिख सकते हो कि if we promote agriculture, then we can come out of severe resource crunch, we can generate sustainable productivity, and we can also make efficient and resilient food system. एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन में ही कि इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करने की बात हुई है और ये अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ये इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। सो डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात हो रही है और ये तभी होगा जब हम लैंड की प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पे काम करें, ठीक है। सो इन अ वे दिस कैन बी योर कंक्लूजन। एक चीज याद रखना कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, सो द कंक्लूजन शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। कंक्लूजन आपका फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।